नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा पर हम चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 32 में। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं आपके इकोनॉमी के। और आज से सेवा क्षेत्र को हम शुरू करने वाले हैं। सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र पर हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और पूरा चैप्टर के हिसाब से ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लेता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू है तो इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से ही पढ़े। एक्स्ट्रा ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बट जो चीजें हैं उनमें से क्या क्या याद करना है, कैसे याद करना है, इस चीज पर मैं फोकस रहता हूँ। आपके जितने भी एग्जाम आगे आ रहे हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी इकोनॉमी पूछी जाएगी, एसीएफ के एग्जाम में तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आरएस परीक्षा में यहाँ से काफी प्रश्न पिछली बार भी आए हैं। तो यहाँ पर 4 फैक्ट्स दे रखे हैं, वो फैक्ट आप देख लीजिए क्या क्या है। पहला फैक्ट आपके जीएसवीए के लिए है, ग्रॉस जो स्टेट वैल्यू एडिशन है उसके बारे में। सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है उसका योगदान कितना है, वो 46.63% है सेवा क्षेत्र का। तो अगर 100 रुपए अगर हम एडिशन कर रहे हैं, 100 रुपए हमारी अर्थव्यवस्था में हम जोड़ रहे हैं, तो उसमें से हर साल जो है पिछले साल का आंकड़ा है ये 2019-20 का, 100 रुपए में से 46.63 रुपए जो है सर्विस सेक्टर में किए गए कार्यों से जुड़े हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर डिटेल में अभी आगे चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है, राजस्थान जन आधार योजना किससे जुड़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो जन आधार योजना आपको जब साल एक पूरा हुआ सरकार का, उस समय इसको लॉन्च किया गया। और आधार एनेबल्ड एक योजना है जिसमें आधार कार्ड के माध्यम से सर्विस डिलीवरी का काम किया जाएगा। पहले भी ऐसी बहुत सी योजनाएं रही, भामाशाह कार्ड योजना रही, सारा सब कुछ रहा। उसी आधार पर जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ 18 दिसंबर से किया गया है। जन आधार कार्ड इसमें इश्यू किए जा रहे हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूचना का अधिकार वैसे तो सबके पास है, लेकिन सरकार की तरफ से सूचनाएं डिस्क्लोज करना भी उसमें सम्मिलित है। और इसीलिए सरकार ने 13 सितंबर 2019 को राजस्थान में जन सूचना पोर्टल को उद्घाटित किया। उस समय जो ये बना, जब ये बना उस समय की बात है, तब 25 विभागों की 49 योजनाओं की 136 जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध थी। अभी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। पर्यटकों की बात करें, सेवा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन क्षेत्र। तो 2019 में दिसंबर 2000 तक, ठीक है, 2019 तक दिसंबर तक की बात करें तो 538.26 लाख, आप इसको 5.5 करोड़ याद कर लीजिए। 5.5 करोड़ के करीब जो है हमारे यहाँ पर पर्यटक आए हैं, जिनमें से 16 लाख विदेशी हैं और 522 लाख जो है स्वदेशी हैं। ये वर्गीकरण आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, बात करते हैं हमारे एक्चुअली जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेवा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है? तो जैसा मैं हमेशा बताता रहा हूँ आपको पिछली कक्षाओं में भी, कि पूरी इकोनॉमी जो है ना 3 सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम कृषि और खनन क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। कृषि और खनन की गतिविधियां प्राथमिक गतिविधियां हैं, क्योंकि अगर उनको रिमूव कर दें तो दूसरा और तीसरा खत्म हो जाएगा। देखना, इसीलिए जब आपका कोरोना काल चला तो कृषि क्षेत्र को सरकार ने बंद नहीं किया, क्योंकि इस पर निर्भर है बाकी सारी चीजें। ये आपको कच्चा माल उपलब्ध कराती है, ये आपको व्यापार के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराती है। खनन और कृषि ये दोनों प्राथमिक इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले जो व्यापार की शुरुआत है, जो वाणिज्य की शुरुआत है, अर्थव्यवस्था की शुरुआत इन्हीं से होती है। अगर खेत में अनाज नहीं होगा, खेत में फसलें नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज को कच्चा माल नहीं मिलेगा। अगर खनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो भी इंडस्ट्रीज को कच्चा माल नहीं मिलेगा। ये दोनों चीजें प्राथमिक होती है। इसके बाद में ऐसी सभी गतिविधियां जिनमें आप प्राथमिक उत्पादों को लेकर के उनको कुछ चेंज करते हो और कुछ नई चीज बना देते हो, वो मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण उद्योगों में आती है, और उसको औद्योगिक गतिविधियों में, सेकेंडरी गतिविधियों में रखा जाता है, द्वितीयक उद्योगों में रखा जाता है, ठीक है। और जब लोग इन दोनों के उत्पादों को खरीदने, बेचने या इनसे किसी भी तरह की सर्विस देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने दुकान से एक ब्रेड खरीदी और उसको कहीं बेच दिया, तो आपने एक सर्विस दी, ठीक है। इसलिए आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको सर्विस सेक्टर में हूँ क्योंकि मैं एक सेवा आपको प्रदान कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे लोक प्रशासन जितना भी है, पर्यटन जैसे क्षेत्र हो गए, और ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो सर्विस सेक्टर में आते हैं। चलिए बात करते हैं, सर्विस सेक्टर को जानते हैं, सर्विस सेक्टर में क्या कुछ योगदान है। तो पहले सर्विस सेक्टर को समझ लीजिए आप। सभी पर्यटन की गतिविधियां, जितनी भी पर्यटन से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, वो आपकी सर्विस सेक्टर में आती है। उन सभी को हम किस में लेते हैं? सर्विस सेक्टर के अंदर लेते हैं, सेवा क्षेत्र में लेते हैं। इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार के रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आप स्थावर संपत्तियों का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो सारा इसमें आता है।
आपकी वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी है, जैसे कि बैंकिंग सेवाएं हो गई, बीमा सेवाएं हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। आपकी लोक प्रशासन से जुड़ी हुई सेवाएं और कुछ प्रोफेशनल सेवाएं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, एक नाई होता है वो सर्विसेज देता है, ठीक है। और भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ गुणवत्ता है, कुछ क्वालिटी है, कोई सर्विस सेंटर पे सर्विस दे रहा है, कोई और कहीं सर्विस दे रहा है, वो सारी सर्विसेज में आती है। तो राजस्थान का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है, चलो मूल्यवर्धन को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, क्या है मूल्यवर्धन। दोस्तों ये जीडीपी से अलग है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इसके अंतर्गत आप राज्य द्वारा एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को देखते हो कि आपने मान लीजिए 200 ट्रैक्टर बना दिए, ठीक है, आपने इतने घंटे तक पढ़ाई करवा दी, आपने इतना इंटरनेट यूज करवा दिया लोगों को, सारी चीजों का जो वैल्यू है टोटल जोड़ने के बाद में वो आपका ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आता है। मतलब आपने कुछ गेहूं उगाया, ठीक है, उसके बाद किसी ने उसकी ब्रेड बना दी, किसी ने उसको खा लिया, सारी चीजें, ये सभी चीजें जो है जहां से पैसे का उत्पादन हुआ, खाने को नहीं मानना है, ठीक है, जहां से पैसे का उत्पादन हुआ। मान लीजिए मैंने क्या किया, लोहे का खनन किया, खनन के बाद किसी व्यक्ति ने उसको मोल्ड करके इस्पात बना दिया, इस्पात से किसी ने उसके पार्ट्स बना दिए, पार्ट से किसी और ने उसके ट्रैक्टर बना दिया और किसी ने ट्रैक्टर को बेच दिया। ये सारी गतिविधियां मिलाकर के जो उनका टोटल वैल्यू हुआ वो आपका जीएसडीपी होता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं मूल्यवर्धन की, तो मूल्यवर्धन का मतलब है सकल राज्य मूल्यवर्धन, ग्रोस वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब आपने कितना ऐड किया अर्थव्यवस्था में। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने गेहूं उगाया और किसी व्यक्ति ने इसकी ब्रेड बना दी, तो दोस्तों आप मुझे बताओ, गेहूं की मूल्य 17 रुपए हो गया, ठीक है, 17 रुपए किलो का था, और इसने ब्रेड बेची 40 रुपए में, ठीक है, इसी 17 रुपए से 40 रुपए में इसने ब्रेड बेची। अब मुझे बताओ अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 प्लस 40 ये कितना हो गया, ये 57 हो गया। दोस्तों ये जो 57 है ना, ये तो आपके जीएसडीपी में जाएगा, ठीक है, ये आपके जीएसडीपी में जाएगा। लेकिन ये केवल जो 40 जो कि अंतिम मूल्य है, ठीक है, इसमें से भी हम लागतें कम करेंगे, जो भी हमारी जितनी भी लागतें हुई है उन सबको कम करने के बाद जो घिसावट, जो टूट फूट हुई है, 40 रुपए में भी मान लीजिए उसको कोई मशीनें उसकी खराब हुई हो, उसको किराया देना पड़ा हो, और भी बहुत सी चीजें जो मतलब बना हुआ हमारी चीजें नष्ट हो गई हो। जैसे कि मान लीजिए आप खेती करते हैं, तो खेती में आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की पैदावार बेच दी, लेकिन इसके साथ साथ आपके ट्रैक्टर में जो है ना 10,000 रुपए का नुकसान हो गया और आपका ट्रैक्टर की वैल्यू भी कम हो गई। तो जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, वो वैल्यू डिक्रीज या जो घिसावट या टूट फूट या आपकी क्षमता जो कम हुई है, वो सारी चीजें काउंट करके उसमें से जब घटाएंगे तब जो हमारे पास बचेगा वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ठीक है। क्योंकि आज आपने कोई बाइक खरीदी 50,000 की, वो अगले साल 40,000 की रह जाएगी, ठीक है। तो आपने मान लीजिए आप एक एक दुकान पर जाकर सामान बेचते हो, आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा और गाड़ी को चलाने में आपकी गाड़ी की वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो 10,000 उस 1 लाख में से कम करेंगे, फिर जो बचेगा ना वो आपके सकल राज्य मूल्यवर्धन में जाएगा। इस चीज को समझना। तो एक फॉर्मूला भी है जीवीए को निकालने का, कि जीवीए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जीएसडीपी होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इसमें ऐड कर देते हैं हम सब्सिडीज को, क्योंकि सब्सिडीज भी सरकार अगर देती है तो एक तरह से सरकार ने अपनी तरफ से कुछ पैसा दिया ना, तो वो बना है, और इसमें से माइनस करते हैं टैक्सेस को, क्योंकि जो इनकम हमें हुई उसमें से अगर हमने टैक्स दे दिया तो वो तो ग्रोस वैल्यू एडिशन नहीं है ना, क्योंकि सरकार उसी टैक्सेस से सब्सिडी या कुछ और दे रही है, ठीक है। तो जीएसडीपी में जब आप सब्सिडी को जोड़ते हो और टैक्स को घटाते हो तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिलता है। तो 2019-20 में सेवा क्षेत्र का योगदान 46.63% है। मतलब अगर मान लो हमारी अर्थव्यवस्था में 100 रुपए एडिशन हुआ है, तो इसमें से 46.63 रुपए केवल सेवा क्षेत्र ने ऐड किए, क्योंकि सेवा क्षेत्र में लागत कम होती है। दोस्तों अगर मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ ना, तो मेरी लागत केवल कुछ थोड़ी बिजली जल रही है, ठीक है, एक स्क्रीन चल रहा है और प्लेटफॉर्म का खर्चा है, बाकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सेवा क्षेत्र की लागत कम होती है, इसलिए सेवा क्षेत्र का मुनाफा अधिक होता है और इसलिए वैल्यू एडिशन भी उसका ज्यादा होता है। इसमें वृद्धि हुई है, पिछली बार ये जो है आपका 45.75% था, ठीक है, और अब की बार 46.63 हो गया है। मतलब आपके जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें लगातार सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। कब से? 2011-12 से, केवल एक साल को छोड़कर। 16-17 में जो है इतना बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद से लगातार वृद्धि हो रही है। चलिए तो हम चित्र में देखते हैं कि वृद्धि कैसी हो रही है, कैसी दिखती है वृद्धि। वृद्धि दिखनी चाहिए ना हमको भाई, कैसी हो रही है।
यहाँ पर देखिए आपको वृद्धि दिख रही होगी, यहाँ से देखिए आप, ये सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर है और ये जीएसवीए में वृद्धि दर है। ठीक है, जीएसवीए की वृद्धि दर आप देख रहे हो 2016-17 में गिरावट हुई है ना, 2017-18 में फिर से वृद्धि है, 18-19 में फिर से गिरावट है। अगर मैं बात करूं हमारे सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर की, तो सेवा क्षेत्र में केवल 2014-15 में गिरावट आप देख रहे हो ना, सेवा क्षेत्र 2014-15 में गिरा, उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 2018-19 सेवा क्षेत्र के लिए बुरा रहा है। तो दोस्तों लगातार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर जो है वो कम हुई है। ये वृद्धि दर की बात कर रहा हूं मैं, सेवा क्षेत्र कम नहीं हुआ है। पिछली बार सेवा क्षेत्र 45.90 था, अब 46.65 हो गया। जो भी डेटा पर मत जाना, मतलब कुल मिलाकर हमने वृद्धि देखी है, लेकिन ये वृद्धि होने की जो दर है ना भाई, कितने प्रतिशत बढ़ा, तो वो वृद्धि होने की दर जो है ना यहाँ पर कम हो गई है। मतलब अब की बार इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। पहले तक हमारी वृद्धि देखो, पिछले साल हमारी वृद्धि कितनी हो रही थी, लगभग 10.11 के करीब हो रही है, लेकिन इस बार ये वृद्धि कितनी रह गई हमारी, ये आपके 6 पॉइंट कुछ रह गई है। ठीक है, तो 11 से सीधे 6 पर आ गए, इसका मतलब गिरावट हुई ना वृद्धि दर में, लेकिन यहाँ पर लगातार वृद्धि दर बढ़ रही थी। इसी तरह से ग्रोस जो हमारा डोमेस्टिक ग्रोस वैल्यू एडिशन है, टोटल सारा मिलाकर, उसमें भी गिरावट हुई है। पिछले साल ये आपका 6 कुछ था और इस साल आपका 6 से भी कम ये चला गया है। ठीक है, तो ये वृद्धि दर में गिरावट है, ना कि ग्रोस वैल्यू एडिशन में गिरावट। ग्रोस वैल्यू एडिशन में गिरावट नहीं है, वृद्धि दर में गिरावट हुई, मतलब ग्रोस वैल्यू एडिशन नकारात्मक नहीं गया है यहाँ पर। यहाँ पर वृद्धि दर जो है इनकी, मतलब पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा, उसमें गिरावट हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आपको फ्री पोर्टल पर कुछ अलग पढ़ाऊंगा, पेड पर कुछ अलग पढ़ाऊंगा। दोनों जगह मैं जहां भी पढ़ाऊंगा वहां पर कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो ढंग का होगा। ठीक है, यही मेरा प्रयास रहता है और उसी चीज में हम लगे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन कितना है। आप देख रहे होंगे लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है, ये स्थिर पे है, ये प्रचलित पे है। स्थिर और प्रचलित आप जानते हैं, स्थिर और प्रचलित का मतलब है एक निश्चित स्थिति में हम वैल्यूज जो हैं उनमें महंगाई के स्तर को घटाने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का प्रभाव। तो मान लीजिए आपने आज 100 रुपए की कोई चीज उत्पन्न की, ठीक है, और वही 100 रुपए की चीज आपने 2010-11 में उत्पन्न की थी। तो मान लो मैंने 2010-11 में 100 रुपए की कोई चीज उत्पन्न की, 2000 जो भी हमारा 2011-12 जो स्तर है, ठीक है, इसके हिसाब से हम गिनते हैं। स्थिर मूल्य किससे गिनते हैं, 2011-12 के हिसाब से। 11-12 में मान लो आप 100 रुपए की सेवा उत्पन्न कर रहे हो, लेकिन हो सकता है ना दोस्तों, जब आप यही सेवा उत्पन्न करोगे 2019-20 में, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लगभग 120-130 रुपए में। मतलब मान लो आपने यहाँ पर 20 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट बनाए और यहाँ पर आपने वही बनाए, तो यहाँ 5 रुपए रेट दिया, 6 हो गया, सीधा सीधा बढ़ोतरी हो गई ना, तो ये 120 हो गया। तो अगर आप आज की तारीख में 120 रुपए की चीज बेचते हो, तो हम महंगाई का स्तर कम करके इसको 100 पर ले आते हैं। ठीक है, तो आज की 120 रुपए की चीज 2011-12 की 100 रुपए की चीज के बराबर है। तो आप महंगाई के प्रभाव को घटा करके जो निकालते हो वो थोड़ा कम आता है, इसलिए स्थिर मूल्य पर जीएसवी कम आता है, क्योंकि हम महंगाई के असर को कम कर देते हैं। ठीक है, तो लगातार दोनों में वृद्धि देखी जा रही है। और याद रखना, प्रचलित मूल्यों पर कोई भी वैल्यू जो है स्थिर मूल्य की तुलना में ज्यादा होती है, स्थिर मूल्य पे कम होती है, क्योंकि हम महंगाई के असर को यहाँ पर घटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों भारत और राजस्थान की तुलना। आप देखेंगे कि भारत का जो है योगदान वो लगभग 55% के करीब है। भारत का जो योगदान है, ये देखिए अखिल भारत लिखा हुआ है ना, तो भारत का योगदान 55% के करीब है सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन का। ठीक है, और राजस्थान में ये 46.63 है। तो देश में आप देखेंगे तो भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, राजस्थान में कम क्यों है, मैं बताता हूं कारण। अगर देश के स्तर पर देखोगे तो कृषि क्षेत्र का योगदान 14% के करीब है। ठीक है, लेकिन हमारे यही 25% पे चला जाता है। तो ये जो अंतर है ना, ये वाला अंतर, यही अंतर यहाँ पर परिलक्षित होता है। ठीक है, देश में क्या है, देश में कृषि का योगदान कम है, लेकिन हमारे यहाँ पर कृषि का योगदान ज्यादा है, इसीलिए हमारे सेवा क्षेत्र कम है। औद्योगिक क्षेत्र या जो द्वितीय क्षेत्र है वो लगभग दोनों में बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि अलग अलग सेक्टर्स जो हमारे हैं वो सेवा क्षेत्र में क्या योगदान करते हैं। मतलब कि हमने जो अलग अलग कैटेगरीज देखी है उनमें सेवा क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान है, उस पर हम नजर डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह
सबसे ज्यादा इसका योगदान है, कोई भी व्यक्ति आता है, खाता है, पीता है, सोता है, उसमें जो खर्च करता है वो लगभग 28% है। तो दोस्तों 28% रेवेन्यू हमारा ये क्षेत्र देता है, जो अभी बिल्कुल बंद पड़ा है। ठीक है, आज की तारीख में ये पूरा का पूरा क्षेत्र बेचारा बंद पड़ा है, इसलिए हमारी ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी इस साल बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। परिवहन, भंडारण एवं संचार, इसमें क्या क्या आता है? आपका कोई भी गाड़ी में माल भाड़ा, किराया, फ्रेट जो लगता है, कोल्ड स्टोरेज या अन्य तरह के स्टोरेज, ठीक है, और संचार, कम्युनिकेशन, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे वो पोस्टल का हो। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है इनका योगदान कितना है? 22.31%, तीसरे नंबर पे है ये। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका जो क्षेत्र है वह रियल एस्टेट, स्थावर संपदा। जो स्थावर संपदा मतलब जो परमानेंट बनी हुई संपदा है, कोई भी आपने भवन बनाया, मकान बनाया, बिल्डिंग, किराया, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज, तो प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे मैं भी प्रोफेशनल हूँ, स्वामित्व और स्थावर संपदा, ये तीनों मिलकर के 23.69% योगदान करते हैं। चौथे नंबर पे जो आता है आपका, वो है आपका लोक प्रशासन। लोक प्रशासन चौथे नंबर पे योगदान देता है, और पांचवें नंबर पे आपका योगदान देती है वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो ये कुछ वर्गीकरण है इन सभी चीजों का। सॉरी, चौथे नंबर पे हमारी जो है अन्य सेवाएं हैं, पांचवें नंबर पे आपका प्रशासन है, और छठे नंबर पे आपकी वित्तीय सेवाएं हैं। तो सबसे ज्यादा योगदान पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र है जिसका सबसे ज्यादा योगदान है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना, व्यापार, होटल और जलपान गृह का जो समूह है, इसका सबसे ज्यादा योगदान है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। इसके नोट्स जो है ना पीडीएफ में, वो आपको नीचे मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कीजिए। वहां पर हमारे पूरा कोर्स है, तो इसके पीछे की वीडियो आप वहां पर एक जगह देख सकते हैं, वो कोर्स आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस पूरे इकोनॉमिक रिव्यू का कोर्स बनाया हुआ है, वहीं पर अब पीडीएफ भी हम अपलोड कर रहे हैं। ये पीडीएफ जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ना, ये वहां पर मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हो आराम से और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए, और इसका टेस्ट सीरीज भी हमारा वहां पर है, तो 100 रुपए का टेस्ट सीरीज है, चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो। अब बात करेंगे हम पर्यटन क्षेत्र की। आज हम पर्यटन क्षेत्र को कंप्लीट कर लेंगे। पर्यटन राजस्थान की एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में ऐसी बहुत से ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसके अलावा कला और संस्कृति की दृष्टि से भी हम बहुत समृद्ध हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे यहाँ पर जो है राजस्थान विशेष है। हमारे यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि शाही रेलगाड़ियाँ, किले, महल, तीज त्योहार, हस्तकलाएं, हेरिटेज होटल, इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, मंदिर स्थापत्य कला और दुनिया भर की चीजें, संगीत, लोक नृत्य, कितना बड़ा पढ़ना पड़ता है आपको भी आप जानते हैं। वो सारी चीजें मिलकर के और जो है आपके लिए न केवल रोजगार बल्कि राजस्व का सृजन करते हैं। बहुत से लोग तो सीधे सीधे इन पर निर्भर थे, जो आज के समय में बड़े बुरे दौर में गुजर रहे हैं। तो पर्यटकों की बात करें तो राजस्थान में पिछले साल 2019 में दिसंबर तक जो है 5.38 करोड़ अर्थात 5.5 करोड़ के करीब लोग आए, 16 लाख विदेश से आए और 522 लाख जो है स्वदेशी पर्यटक हमारे आए। तो ये डेटा याद रखना, पूछ सकता है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, पूछ लेगा राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र ज्यादा विकसित क्यों है, या राजस्थान में पर्यटन का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो ना, किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र का योगदान है। चलिए आगे देखिए, सरकार ने कुछ जो प्रयास किए हैं वो हम देखेंगे पिछले कुछ समय में। तो सबसे पहले तो हमारे 4 जिले जो पीछे हमारे बॉर्डर वाले जो एरिया में 4 जिले हैं, जिनको हम समृद्ध बोलते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, उनमें कौन कौन से हैं? जोधपुर हो गया, ठीक है, कौन कौन से? जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 जो जिले हैं जो किसी समय मारवाड़ का अंग रहे हैं, उन जिलों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनटेंजिबल हेरिटेज कल्चर जो है उसके विकास के लिए, किसके लिए? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। 2 तरह की विरासत होती है, एक मूर्त होती है, एक अमूर्त होती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी जो दिखती तो नहीं है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है, जैसे कि आपकी नृत्य, आपका संगीत। तो आपको पता होगा कि हमारा जो कालबेलिया नृत्य है उसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है। कौन से नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। नोट डाउन कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। कालबेलिया नृत्य जो है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है।
तो 2019 अक्टूबर में यूनेस्को के साथ मिलकर के इन 4 जिलों में कुल मिलाकर के 10 सांस्कृतिक स्थलों के विकास की बात कही गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक इकोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। इकोलॉजी क्या होती है? हमारे प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में या फिर उससे संबंधित एक पार्क बनाया जाएगा। 15 करोड़ की राशि खर्च होगी। पर्यटन की दृष्टि से एक क्षेत्र के रूप में से विकसित किया जाएगा। 2 चीजें हो गई। इसके बाद में अगला जो काम हो रहा है वो है दोस्तों हमारे खेतड़ी झुंझुनू में। झुंझुनू चूंकि स्वामी विवेकानंद जी का वहां से बहुत बड़ा संबंध रहा है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जो है उनके और स्वामी विवेकानंद के संबंध बहुत मित्रवत थे। ठीक है, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है, उनका जीवन चरित्र है, उसको दर्शाने के लिए लाइट एंड साउंड शो बनाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और ये कहाँ बनाया जाएगा? अजीत संग्रहालय फतेह विलास महल जो कि खेतड़ी में है वहां पर। तो काफी लंबे समय प्रवास पर भी रहे थे यहाँ पर हमारे विवेकानंद जी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? फिर 9 ऐसे स्थल है हमारे जिनको वहां पर भी लाइट एंड साउंड शो विकसित किया जाएगा। ये 9 स्थल कौन कौन से? देखो दोस्तों अभी बहुत जगह होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, हमारे आमेर में होता है, ठीक है, उदयपुर में लाइट एंड साउंड शो होते हैं। तो इसी तरह लाइट एंड साउंड शो से क्या करते हैं, एक विशेष इफेक्ट दे करके और पूरा का पूरा इतिहास बताया जाता है उस क्षेत्र विशेष का, उस स्थान विशेष का। रात्रिकालीन ये लाइट एंड साउंड शो किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान है? सांबर सॉल्ट कॉम्प्लेक्स क्योंकि नमक के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, काफी प्राचीन क्षेत्र है, उसको दिखाया जाएगा। जय निवास उद्यान जो कि जयपुर में है। मचकुंड धौलपुर में है। सांवलिया जी सेठ चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ किला। मीराबाई का स्मारक मेड़ता में। प्रताप गौरव केंद्र जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था उदयपुर में। गड़ीसर का तालाब जैसलमेर। यहां से भी आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई सा भी, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का ही पोर्शन हो गया पूरा, न केवल डेवलपमेंट हो गया बल्कि इसके साथ साथ आपको ये चीजें भी याद हो जाएगी कि भाई मचकुंड कहाँ पर है, गड़ीसर तालाब कहाँ पर है, प्रताप गौरव केंद्र कहाँ पर है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, यहाँ से भी आसानी से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है दोस्तों एक ट्राइबल एरिया का सर्किट बनाया जाएगा। ट्राइबल एरिया सर्किट जो है वो बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों हमारे एक स्वदेश दर्शन योजना चल रही है। क्या? स्वदेश दर्शन योजना। और उसमें पूरे देश भर में सर्किट बनाए जा रहे हैं। अंबेडकर सर्किट, कृष्णा सर्किट, बालाजी सर्किट, इस तरह के सर्किट बनाए जा रहे हैं जहां पर एक जैसे महत्व के स्थानों को जोड़ा जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर डेजर्ट सर्किट अलग बन रहा है, ठीक है, इकोलॉजी इको टूरिज्म के लिए सर्किट अलग बन रहा है, बालाजी सर्किट हमारे यहाँ बन रहा है, श्री कृष्णा सर्किट बन रहा है। इसी तरह से ट्राइबल सर्किट बनाया जाएगा ताकि जनजातीय क्षेत्रों के जीवन के अनछुए पहलुओं से लोग रूबरू हो सके और उनसे उस क्षेत्र की आय हो सके, उनका विकास हो सके। ठीक है, तो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पुरस्कार। तो ये 6 पुरस्कार हैं जो हमें मिले हैं। ये याद करने लायक चीजें हैं, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता नहीं सकता हूँ। तो लोनली प्लेनेट मैगजीन इंडिया की द्वारा बेस्ट डेस्टिनेशन कल्चर इंडिया का पुरस्कार। इसके अलावा बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंड्यूलजेंस, ठीक है, वो आपको मिला है लोनली प्लेनेट मैगजीन की तरफ से। 2 पुरस्कार ये हो गए। हैदराबाद में आपको बेस्ट डेकोरेटेड पुरस्कार मिला है जो पवेलियन हमने बनाया था उसके लिए। इसके बाद में बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन के लिए फिक्की ट्रेवल टूरिज्म में मिला है क्योंकि हमारा जो माटी बांधे पैजनी वो वाला जो गीत है उसके लिए ये मिला है। ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन पटवा बहुत बड़ा संस्थान है, पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन, उसके द्वारा बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, और ट्रेवल लीजर इंडिया द्वारा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है क्योंकि काफी बाहर के लोग आकर के हमारे यहाँ पर शादियां करते हैं और उससे भी राज्य को काफी आय होती है। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा पर्यटन क्षेत्र तक का पूरा। अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक को पकड़ेंगे और इसी को कंप्लीट करेंगे। तो जाइए नोट्स के लिए हमारी एप्लीकेशन पर आरएस जंक्शन पर, जहां पर आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का कोर्स भी हमारा लॉन्च हो गया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर हमारी एप्लीकेशन पर आर्ट एंड कल्चर का पहले ही चल रहा है, इकोनॉमी चल रहे हैं और भी बहुत से कोर्सेज हैं एनवायरमेंटल साइंस का, तो उनकी भी आप फायदा उठा सकते हैं। बने रहिए इसी तरह, देखते रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।